नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस से। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का चुनाव पूरा, आखिरी दौर की 40 सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक-एक सीट पर मतदान कल। सात जिलों में सुबह से ही बूथों पर उमड़ी मतदाताओं की भारी भीड़। कई केंद्रीय मंत्रियों समेत बड़े नेताओं ने डाले वोट। मणिपुर में छिटपुट हिंसा के बीच दूसरे दौर का चुनाव संपन्न। 22 सीटों पर रिकॉर्ड 86% से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। मतदान प्रतिशत और बढ़ने की उम्मीद। पांच राज्यों में मतगणना की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। 11 मार्च को सुबह 8 बजे से होगी वोटों की गिनती। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। खबरों की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के लिए हुए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग के मुताबिक इस चरण में 60% से ज्यादा वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले गए। वोटिंग के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। Definitely, the voting percentage has gone high, and in the context of UP, if you see, I think it has been a good voter turnout. Not possible exactly, but yes, there were few people waiting, so it might increase marginally more. महिलाओं और युवा वोटरों ने वोटिंग को लेकर खासी दिलचस्पी दिखाई। वाराणसी में कई बूथों पर धीमे मतदान की शिकायत भी लोगों ने की। भ्रष्टाचार हटाना है, गुंडा राज दूर करना है और इसको देखते हुए हमको इंडिया लेवल को आगे बढ़ाना है। एक विकास के मुद्दे पे हो रहा है, जाति धर्म पे से तो कोई कुछ ऐसा नहीं है। व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था काफी अच्छी है। इस बार यही सोचा था भैया कुछ गरीबन कर अच्छा करेंगे और क्या कही, बस भैया इतना सबके। हाँ, चुनाव आयोग ने वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए इस बार खासे इंतजाम किए। भदोही में अमराई समेत कई मॉडल बूथ बनाए गए। यहाँ महिलाओं को वोट डालने के लिए विशेष तौर पर प्रोत्साहित किया गया। अमराई 394 विधानसभा क्षेत्र के हैं और ये मेरा बूथ जो है वो मॉडल बूथ है। और आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लिए मैं विशेष रूप से कि हमारी महिला मतदाता ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें भाग लें, और इस पर मैंने विशेष जोर दिया है। आज महिला दिवस है, नाश्ता भी बांट रहे हैं भाई, सबको अच्छे से हो रहा है, सबको पानी भी पिला रहा है, महिला को अच्छे से सब स्वागत भी यहाँ पर हो रहा है। 7वें चरण में कुल 535 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें वाराणसी जिले की 8 सीटों पर 127, जौनपुर जिले की 9 सीटों पर 121 और गाजीपुर जिले की 7 सीटों पर 71 प्रत्याशी हैं। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में 40 सीटों में से 23 पर सपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा को 5, भाजपा को 4, कांग्रेस को 3 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण के लिए हुए मतदान में आम लोगों के साथ कई बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। इस मौके पर इन नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे किए। 7वें चरण की वोटिंग को लेकर हाई प्रोफाइल वाराणसी जिले में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अलावा कांग्रेस नेता और पिंडारा से उम्मीदवार अजय राय भी वोट डालने पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय है, हर किसी की साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जिस क्षेत्र से हम जुड़े हैं उस क्षेत्र को हम जीते। और जहां तक हमारे गठबंधन का सवाल है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक-एक सीट जीतने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर अगली सरकार एनडीए गठबंधन की ही बनेगी। बनारस अपने आप में एक पूरे दुनिया को संदेश देता है, पूरे देश ने दुनिया को देता है। मैं समझता हूँ इस बार की स्थिति बहुत ही अलग होने वाली है और बनारस पूरी तरीके से परिवर्तन के मूड में है। सिराजे हिंद के नाम से मशहूर जौनपुर में भी मतदान की रफ्तार तेज रही। बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के अलावा अखिलेश सरकार में मंत्री पारसनाथ यादव भी वोट डालने पहुंचे।
पारसनाथ यादव ने यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत का दावा किया। 2012 में समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी और 2017 में पुनः मतदान हो रहा है। अंतिम चरण और जो हमारे मतदान पूरे हो गए हैं उनसे जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से पुनः समाजवादी सरकार बनने जा रही है। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट पर बीएसपी नेता और बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सिगवतुल्लाह अंसारी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। उनके बेटे सलमान अंसारी के अलावा केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने यहां अपना वोट डाला। दोनों नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। और मुझे लगता है कि पूरी उत्तर प्रदेश विकास के केंद्र बिंदु में आ गया है। एम्स की स्थापना हो रही है पूरी उत्तर प्रदेश में, तो पूरी उत्तर प्रदेश के लोग अब इलाज के लिए दिल्ली के बजाय गोरखपुर चले जाएंगे। यहाँ गरीब और सामंतवाद की लड़ाई है, तो हमको गरीब को जिताना है। किसी भी उसमें गरीब जीतेगा और जीत रहा है गरीब। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के अलावा गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 40 सीटों पर वोटिंग हुई है। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वाराणसी में आखिरी दौर में हुए चुनाव में प्रचार का शोर बेहद तेज था। हम ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं। कृति मिश्रा बनारस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। कृति, आपसे समझना चाहूंगा, बहुत ज्यादा प्रचार हुआ आखिरी दौर में, सारे दलों ने अपनी ताकत झोंक दी। मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह आपको देखने को मिला? मतदाताओं ने, खासतौर पर युवा मतदाताओं ने, किस तरीके से मताधिकार का इस्तेमाल किया? जी हाँ विक्रम, देखिए अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस इस क्षेत्र का है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का संसदीय क्षेत्र है। अगर मैं पिछले बार के जो असेंबली इलेक्शन थे उसकी बात करूं तो तकरीबन 58% वोटर टर्नआउट था, लेकिन इस बार अभी फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमारे पास फिगर आ रही है 63% के तकरीबन पहुंच गया है जो वोटर टर्नआउट है वाराणसी में। खासकर युवाओं में बहुत उत्साह दिखा और जो लेडीज हैं, जो औरतें हैं, उनमें भी बहुत उत्साह दिखा। युवाओं के मुद्दे देखिए विकास से रिलेटेड थे, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड थे, और वहीं जो महिलाएं थी उन्होंने खासकर विमेन सेफ्टी का जो इशू है उसको उठाया। लेकिन बहुत बड़ी एक बात ये देखने को मिली विक्रम की, जो जनरली हम कहते हैं कि औरतें उन्हीं को वोट डालती हैं जिनको उनके पति या पिता या बहन या मतलब भाई बोलते हैं, उन्हीं को वोट डालते हैं, प्रॉक्सी वोटर्स के रूप में उनको देखा जाता है। ये परसेप्शन कहीं ना कहीं इस बार धूमिल होते हुए देखा, क्योंकि औरतों के अंदर एक अपनी सोच थी, राजनीतिक चेतना थी। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा डिफरेंस एक वोटिंग पैटर्न में हम देख रहे हैं जो पहले चुनाव हुआ करता था और अब में। जी विक्रम। जी कृति, एक और सवाल आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि प्रचार के शोर में कहीं ना कहीं बुनकरों के, किसानों के, मजदूरों के मुद्दे कहीं दब गए। ऐसे में क्या उनके मुद्दों पर उन्होंने वोट डाले या प्रचार के शोर में कहीं उनके मुद्दे इधर उधर हो गए? जी हाँ, देखिए अगर मैं पूर्वांचल क्षेत्र की बात करूं तो इसको कहा जाता था शुगर बोल। यहाँ पर कई सारी शुगर मिल हुआ करती थी। पूर्वांचल जोन में जो 31 शुगर मिल हुआ करती थी उनमें से 21 अब बंद हो चुकी हैं, तो किसान इस वजह से बहुत परेशान हैं। ये उनका बहुत बड़ा मुद्दा था। साथ ही अगर मैं युवाओं की बात करूं और मतलब बुनकरों की बात करूं तो उनके लिए डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत ज्यादा असर पड़ा था, क्योंकि वो डेली वेजेस पर काम करते थे। लेकिन कई सारे बुनकरों ने डिमोनेटाइजेशन को सपोर्ट भी किया। उन्होंने कहा कि थोड़े दिन की तकलीफ थी, उसके बाद चीजें इंप्रूव हो गई। लेकिन लार्जली अगर हम देखें तो बुनकरों को काफी तकलीफ हुई। कई लोगों ने ये कहा कि हमें उधार लेकर खाना पड़ा। तो कई सारे मुद्दे थे, लेकिन अगर आप देखें चुनाव प्रचार के शोर में ये मुद्दे कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए। और आज भी हम जब वोटरों से बात कर रहे थे तो ये देखिए विडंबना है हमारी समाज की कि जाति और धर्म के आगे शायद वोटरों में कम ही ये जो विकास से रिलेटेड मुद्दे हैं वो उनके जहन में रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जाति और धर्म ने उनके माइंड को डोमिनेट किया जब वो अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। जी ना विक्रम। जी कृति, जिस तरीके से हम देख रहे हैं युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी हैं। चुनाव आयोग ने भारी भरकम तैयारियों के साथ इस बार 7 चरणों में मतदान कराया है। आइए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण, मुद्दों और पिछले चुनावों के नतीजों पर। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आबादी करीब 20 करोड़ है। प्रदेश की कुल आबादी का 21.1% दलित है, जबकि करीब 40% आबादी पिछड़ों की है। आबादी में अगड़ों की हिस्सेदारी 19% है, जबकि मुस्लिम आबादी 20% से थोड़ी ज्यादा है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। इनमें से 85 अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित हैं। राज्य में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा कई छोटे दल भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार राज्य में करीब 14 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 7.7 करोड़ पुरुष और 6.3 करोड़ महिलाएं हैं। राज्य में जातिगत राजनीति की जड़ें गहरी हैं। इसके बावजूद इस बार विकास, कानून व्यवस्था, कालाधन और नोटबंदी भी बड़े राजनीतिक मुद्दे रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या करीब 12 करोड़ 75 लाख थी। विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल 222 राजनीतिक दलों के 6,839 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही। बीएसपी को 80 सीटों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने 47 और कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। ज़ैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। और अब मणिपुर विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें। मणिपुर के 10 जिलों की 22 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग देखी गई। दूसरे दौर में 86% से ज्यादा वोट पड़े। चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया से संतोष जाहिर किया है। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में एक बार फिर रिकॉर्ड मतदान देखने को मिला। चुनाव आयोग ने मतदान फीसद बढ़ाने के लिए खास इंतजाम किए थे। दुर्गम इलाके होने के बावजूद दूसरे दौर में जिस तरह लोगों ने मतदान को लेकर उत्साह दिखाया, उससे चुनाव आयोग काफी उत्साहित है। महिलाओं ने वोटिंग के मामले में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया। The turnout, which is a tentative turnout because we have figures of only 75% of the polling stations, remaining 25% are very far flung with no communication means, so the figures have still not reached. But from the balance 75% figures, the total turnout for this phase has been 86%. छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा। दूसरे दौर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के 70 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि पेड न्यूज का एक भी मामला नहीं देखा गया। कुछ जगहों पर ईवीएम और वीवीपीएटी में दिक्कतें देखने को मिली। Epic coverage was 100%. PVS distribution was 90%. 40 VVPATs were used in one assembly constituency in Thobal. Total 16 EVMs and 5 VVPATs were replaced during the poll. पहाड़ी इलाके होने के चलते मतदान अधिकारियों की 24 टीमों को 3 दिन और 211 टीमों को 2 दिन पहले ही रवाना कर दिया गया था। आपको बता दें कि मणिपुर के पहले दौर में भी 84% से ज्यादा वोटिंग देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर विधानसभा के दूसरे और आखिरी दौर में एक बार फिर बड़ी तादाद में मतदाता वोट डालने निकले। प्रदेश की 22 सीटों के लिए हुए वोटिंग में लोगों ने खासा उत्साह दिखाया। मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के थौबल जिले को छोड़ दें तो इनमें से ज्यादातर सीटें पहाड़ी इलाके की थीं। आइए देखते हैं मणिपुर में वोटिंग पर यह खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं मणिपुर की, जहां दूसरे दौर की 22 सीटों के लिए सुबह सुबह लोग कतार में नजर आए। 7 बजे यहां मतदान शुरू हुआ, लेकिन कई पोलिंग स्टेशनों पर मतदाता उससे पहले ही पहुंच चुके थे। युवा मतदाता खासे उत्साहित दिखाई दिए और भारी तादाद में वोट डालने वो घर से निकले। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या थी और वोटिंग को लेकर वो रोमांचित दिखाई दिए। कई मतदान केंद्रों पर पहली बार वोट डालने वालों को उपहार भी दिए गए। ज्यादातर युवा मतदाताओं ने माना कि वोट डालते समय विकास का मुद्दा उनके जहन में रहा। रोजगार और शिक्षा में बेहतरी युवाओं के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा रहा। इस वोट से हम चाहते हैं कि पढ़ाई अच्छा हो और अच्छा जॉब मिले फ्यूचर में। नहीं चाहते हैं apparent job, because even the merit student people, they are not elected, and then only those who are not qualified, they are elected by giving money and all. That is what I want, because even the merit student people, they are not elected, and then we're unemployed. पहले दौर के मुकाबले दुर्गम इलाका होने के बावजूद भी आज वोटिंग की गति तेज रही। सुबह के 8 बजे तक, यानी पहले घंटे में ही मणिपुर में 12% लोग वोट डाल चुके थे। 9 बजे तक 21%, 11 बजे तक 45%, 1 बजे तक 68% और 2 बजे तक
78% लोगों ने वोट डाला। 3 बजते बजते मतदान फीसदी में और बढ़ोतरी देखने को मिली। क्या महिला और क्या बुजुर्ग सबने मतदान के लिए उत्साह दिखाया और कई वोटर तो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे। बुनियादी सुविधाओं की बहाली कई मतदाताओं के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा था। सुविधा के लिए हम लोग के जितना हो सके सुविधा मिलने से अच्छा है। रास्ता वगैरह का सब मुसीबत है, यहाँ पे गाड़ी वगैरह बंदी चलती है, उसके लिए भी हम लोग को असुविधा हो रही है। रास्ता भी खराबी है। I'm here to vote just to upgrade the economic status, that is to remove unemployment and poverty. संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए। म्यांमार से लगने वाली सीमा पूरी तरह सील थी और सुरक्षा में सेंधमारी की किसी भी संभावित कोशिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क थे। छिटपुट झड़पों को छोड़ दें तो मणिपुर में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। Make sure that the voting should happen in a free and fair manner and people should vote according to their own conscience. We have arranged a tight security here. This is the first time when we are placing the companies in far-flung areas also. 7 जिलों के निर्माण और आर्थिक नाकेबंदी का मुद्दा दूसरे दौर के मतदान में भी छाया रहा। इस मुद्दे को लेकर अलग अलग समुदायों की राय बटी हुई थी। मतदान केंद्र पर भी नगा समुदाय ने खुलकर आर्थिक नाकेबंदी का समर्थन किया, लेकिन नगाओं को उम्मीद है कि वो मतदान के जरिए अपनी समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से ढूंढ पाएंगे। Yes, we continue. Still the new creation is rolled back. We should continue our economic blockade. If our candidate to become elected, he also rise against in favor of our prospect. Any of the hill districts have the same common issue, that is basic lack of development issue. Along with it, land issue, because the 3 bills are against the tribals which in common the claims. दूसरे दौर की 22 सीटों पर मतदान खत्म होने के साथ ही 98 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। मणिपुर में पहले दौर की 38 सीटों पर 4 मार्च को मतदान हुआ था। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के साथ साथ मणिपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। नगा राजनीति में जिस तरीके से एक खास समूह का वर्चस्व बना हुआ है, देखने वाली बात यह होगी कि इस वर्चस्व को कोई चुनौती मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चुनाव के बाद आर्थिक नाकेबंदी का क्या भविष्य होता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ मणिपुर के सेनापति से अखिलेश सुमन। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, लेकिन सबसे खास है थौबाल सीट, जहां से मुख्यमंत्री इबोबी सिंह और इरोम शर्मिला आमने सामने हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां वोटिंग के बाद जीत के दावे कर रही हैं, लिहाजा 15 साल में सत्ता में काबिज कांग्रेस के लिए इस बार राह आसान नहीं दिख रही। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से सटा हुआ जिला थौबाल प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम है। राज्य के बीचों बीच बसा ये जिला इबोबी सिंह का पर्याय बन चुका है। पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज इबोबी सिंह एक बार फिर थौबाल विधानसभा सीट से मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ आफ्सपा के खिलाफ 16 साल तक अनशन करने वाली इरोम शर्मिला नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रही हैं। प्रजा पार्टी की तरफ से उन्होंने थौबाल सीट पर इबोबी सिंह के खिलाफ लड़ना तय किया, लिहाजा यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इबोबी सिंह ने थौबाल में वोट डालने के बाद दावा किया कि वो एक बार फिर मणिपुर में सरकार बनाने में कामयाब होंगे। When the region out, we hope, particularly in the Naga-dominated area, we will definitely get some more seats. Total seat, we hope it should be minimum 36 to 40. It will definitely cross 40. इबोबी सिंह के बेटे ओकराम सूरज कुमार सिंह भी थौबाल जिले की ही दूसरी सीट से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वो खांगाबोग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद उन्होंने भी जीत का दावा किया।
We will definitely win. Okay. But what will be your mandate? What will be your prime focus? That we'll talk after election. Okay. वहीं थौबाल से इरोम शर्मिला को भी उम्मीदें हैं और उनको लगता है कि जनता इस बार बदलाव के नाम पर उनको विधानसभा भेजेगी। दूसरे दौर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एम गैखनगम भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 5 बार के विधायक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष टीएन हाउकिप की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो गई। दूसरी तरफ मौजूदा चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर रही बीजेपी के कई आला नेताओं के भाग्य का फैसला भी इसी दौर में होना है। बीजेपी को उम्मीद है कि वो इस बार सत्ता विरोधी लहर बनाने में कामयाब हुई है और प्रदेश की जनता उस पर भरोसा जताएगी। फिलहाल मतदान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। 11 मार्च को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन का रुख करते हैं इम्फाल से। अखिलेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, रिकॉर्ड मतदान हुआ है, 86% के करीब मतदान। क्या मुद्दे हावी रहे पूरे चुनाव के दौरान? किन किन मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया? देखिए नवविक्रम, दो मुद्दे बहुत ही प्रमुखता से पहले चरण में हो या दूसरे चरण में हो, उसके केंद्र में 2 मुद्दे रहे हैं। एक तो मुद्दा यह रहा है कि नए जिले बनने के बाद जो नगा संगठनों ने एक इकोनॉमिक आर्थिक नाकेबंदी लगा दी, उसके पक्ष और विपक्ष में यह एक बड़ा मुद्दा रहा। और दूसरा मुद्दा यहाँ है निश्चित तौर पे कि जो आधारभूत संरचना है, बुनियादी ढांचा है, लोगों की सुविधा के हिसाब से स्वास्थ्य की, शिक्षा की और रोजगार की कमी है। और दरअसल मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ की इंडस्ट्री नहीं के बराबर है। बिल्कुल सरकारी खजाने से पैसे लोगों को आते हैं और उसी के वेतन से जो बाजार बनता है उसी बाजार पर है। जो आर्थिक रूप से कहें तो म्यांमार से सटी हुई इसकी सीमा है, लेकिन उधर से सामान आते हैं, इधर से सामान कुछ नहीं आता। तो एक तरह से कहें कि मणिपुर बिल्कुल एक ऐसा राज्य है जिसके पास अपने संसाधन नहीं है, पूरी तरह से उसको केंद्र के संसाधन पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन खाने के लिए उसके पास खेती अच्छी है, इसलिए वो पूरी तरह से आर्थिक नाकेबंदी के बावजूद वो टिका हुआ है इतने दिनों से, और इसके लिए मणिपुर को शुभकामनाएं और सलाम देनी चाहिए। इस बीच में आप यह भी देखें कि कोई हिंसक झड़पें नहीं हुई, चाहे तो आंदोलनकारी उधर के हों या इधर के हों। तो ये जो 2 मुद्दे हैं और एक तीसरा मुद्दा मणिपुर के विकास का मुद्दा, यही 3 मुद्दे पूरे चुनाव में हावी रहे हैं और इसी के आधार पर लोग विभाजित होते रहे। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है कि विभाजन बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि ध्रुवीकरण हो गया बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बहुत छोटे छोटे संगठन है और उसके अलावा यहाँ कई भूमिगत संगठन है जिन्होंने भी इस बार उल्लेखनीय तौर पर अपने उम्मीदवार या तो इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े किए हैं या उन्होंने कुछ पार्टियों के साथ, पार्टियों के अंदर उन्होंने अपने भेजे हैं। तो आप समझिए कि मणिपुर के लिए बिल्कुल एक जो कहते हैं कि परिवर्तन का दौर है, जहां की हिंसा के साये में ही चुनाव होते थे। चुनाव के 2 दिन पहले हिंसा शुरू हो जाती थी और चुनाव के दिन तक होती थी ताकि लोग डर के मारे मतदान केंद्र पर न जाएं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लोग बेहिचक मतदान केंद्र पर गए हैं और अपने अपने हिसाब से, कैंडिडेट के हिसाब से। हम जब पूछते थे लोगों से तो बोलते थे कि पार्टी के अलावा कैंडिडेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कांग्रेस या बीजेपी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि जो भी ध्रुवीकरण हुआ है बिल्कुल उनके पक्ष में हुआ है। कई इंडिपेंडेंट और छोटे कैंडिडेट, छोटे दलों के कैंडिडेटों को भी वोट मिले हैं और इसलिए एक बहुत ही रोचक और रहस्यनुमा यह चुनाव है। और खासतौर पे इसलिए कि जो 86% का बेंचमार्क आप पहले चरण में देखे थे, वही 86% इस बार 75% बूथों की हुई है, उसके आधार पर भी 86 है। वो कल दोपहर तक बहुत सारी जगहों से आएंगे जब ईवीएम मशीन, तो उसके बाद पता चलेगा कि दरअसल जी। शुक्रिया अखिलेश हमसे बात करने के लिए। मणिपुर में जाहिर है बुनियादी मसलों के आधार पर वोट दिया, रिकॉर्ड मतदान किया। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटों के लिए चुनाव हुआ है। आइए जानते हैं मणिपुर में क्या है चुनावी मुद्दे और क्या है वहां का सियासी समीकरण। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा खूबसूरत राज्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य की आबादी 27 लाख से ज्यादा है। राज्य में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं। मणिपुर की गिनती उन राज्यों में है जहां 100% मतदाताओं के पास फोटो युक्त पहचान पत्र है। मणिपुर पहले केंद्र शासित राज्य था। 1963 में पहली बार राज्य में विधानसभा का गठन हुआ। 21 जनवरी 1972 को सरकार ने इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया।
राज्य में कई जनजातियों का प्रभुत्व है। इनमें मैती, कुकी, नागा और हमार प्रमुख हैं। मणिपुर में विधानसभा की 20 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए जबकि 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में करीब 280 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने कुल 42 सीट पर जीत हासिल की। सीपीआई और एमपीपी इस चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई, जबकि अन्य के खाते में 18 सीटें गई थी। 2014 में एमएससीपी के 5 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 47 पहुंच गई थी। मौजूदा चुनाव में कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी के चुनाव मैदान में आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। चुनावी खबरों के खास बुलेटिन लोकतंत्र 2017 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी।